हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से लेकर के 27 तक के जो क्वेश्चन है ना, इन्हें डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं 21 तक के, तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा ना, उनका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, जिसमें जो साइड AB है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया E तक। देखो ये AB यहाँ से यहाँ तक था, इसको आगे बढ़ा करके E तक ले गया। अब क्या हुआ कि इस तरीके से इसको बढ़ाया गया है कि जो मेरा BE जो लाइन बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इक्वल है AB के। यानी AB अगर मान लो 2 सेंटीमीटर का है तो BE भी 2 सेंटीमीटर का ही है। यही अपने से कहा जा रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि जो लाइन हमारा ED बन रहा है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर अपन एक लाइन ED बना देते हैं तो ये क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर अपन यहाँ पर देखो अब क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये यहाँ से यहाँ तक OB और यहाँ से यहाँ तक OC, ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक इक्वल प्रूफ हो जाएगा हमारा CPCT से। और अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ये साइड है पूरा का पूरा BC, ये क्या किया है, OD जो आया है ना, सॉरी ED जो आया है, ये क्या कर रहा है, इस BC को बीचों बीच से कट कर दे रहा है। तो हम लोग को मेन यही काम करना है, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आइए कॉपी में से प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया और जैसे कि मैंने आपको बताया हमें ये दोनों ट्रायंगल को लेना है, इनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ODC ये वाला और OEB ये वाला ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या क्या इक्वल है ताकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले तो ये वाली जो हमारी एंगल यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर जो एंगल बन रही है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल DOC है, एंगल DOC जो है वो इक्वल है हमारे एंगल EOB के, एंगल EOB के। और इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो वो भी यहाँ पर आप जरूर मेंशन करोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर जो एंगल मेरा बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्योंकि देखो ये वाली लाइन पैरेलल थी और ये वाली पैरेललोग्राम, यानी कि ये दोनों हम लोग आपस में पैरेलल होंगी। और अगर ये और ये वाली पैरेलल है तो इसी को ना आगे बढ़ाया गया है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। क्लियर है। अब ये दो पैरेलल लाइन्स को ये वाली जो लाइन आ रही है वो बाइसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है एक तरह से। तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और हम क्या जानते हैं, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी लिख लो आप लोग कि हमारा जो एंगल OCD बन रहा है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल OBE के, नीचे वाले के। और दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब दो एंगल हमको मिल गए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखो यहाँ पर हमारा जो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने के जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। AB और ये जो हमारा CD है ये दोनों आपस में इक्वल है। साथ ही साथ हमसे बोला गया था कि AB और जो BE है वो भी इक्वल ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BE और ये जो CD होगा ये भी आपस में इक्वल होगा। तो वही लिख लो आप लोग कि जो BE है मेरा, या फिर पहले ऊपर वाला लिख लो क्योंकि पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल का नाम लिखे हैं ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो मेरा DC है वो क्या है, इक्वल है इस वाले के, EB के। और आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि मेरा AB और BE भी आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू BE और ये जो मेरा AB है वो ऑल्सो इक्वल है हमारे DC के। यहाँ पे लिए भी मेंशन कर दो कि हमारा AB और DC भी आपस में इक्वल था, इसीलिए ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हमारा एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो ट्रायंगल ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEB। और कौन से रूल से हुआ है तो वो भी लिख दो, AAS वाले रूल से हुआ है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रूल से। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि मेरा OC और OB क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो वो भी लिख दो आप लोग कि OC इज इक्वल टू OB। और ये अपने को पता कैसे चला, तो हमारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CPCT बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग CPCT भी मेंशन कर दो। तो अगर OB और OC इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट, या फिर इट मीन्स, जो लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो जैसे भी स्टेटमेंट बना करके, हमारा जो ED है, ED वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ED बाइसेक्ट्स हमारे किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस वाले लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है जिसका नाम BC दिया हुआ है। तो बस हमारा इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखो हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर भी ABCD एक पैरेललोग्राम है। सिमिलर क्वेश्चन है एकदम इसी तरीके से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो E है ना, ये पहले से पहले देखो पिछले बार O को मिड पॉइंट नहीं बताया था, अपने को O को मिड पॉइंट यहाँ पर प्रूव करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि जो E है वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड BC का। ये जो साइड हमारा BC है इसका E जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब BE और CE जो है ना वो ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। यहाँ से मिड पॉइंट का मतलब ये होता है बीचों बीच का पॉइंट। अब अगर बोल रहा है कि जो DE और AB को अगर प्रोड्यूस करके F में मिला दिया जाता है, देखो DE को आगे बढ़ा दिया गया F तक और AB को भी आगे बढ़ा दिया F तक, दोनों को यानी कि मिला दिया गया, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो AF है मेरा, AF यानी कि A से लेकर के F तक यहाँ तक, ये जो है इक्वल है 2AB के, यानी AB का अगर अपन डबल करेंगे ना तब मेरा AF आएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। आप क्या करो कि फिर से इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मेरा ये वाला जो साइड है CD जो है और ये जो मेरा FB है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, साइड इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो हमारा जो AB है और ये जो हमारा CD है ये ऑटोमेटिक इक्वल है पहले से ही, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड तो इक्वल होंगे ही। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से ये फॉर्मूला पुट करेंगे कि मेरा जो AF है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे AB में और FB में, यानी इन दोनों को जब प्लस करेंगे तभी तो मेरा AF निकलेगा ना। और फिर जब मेरा यहाँ पर FB लिखना रहेगा ना तो वहाँ पर मैं FB ना लिख करके मैं CD लिखूंगा पहले, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और फिर CD ना लिख करके मैं AB लिख दूंगा, तो मेरा जो AF हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा AB प्लस AB के, जो कि 2AB आ जाएगा। तो मैंने अपने को यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आइए जल्दी से वो कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, सिमिलर डायग्राम भी है। हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल DEC है और यहाँ से FEB है, इन दोनों में अपने को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले वही हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेते हैं। ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर है, तो इसमें आप लोग लिखो कि एंगल जो मेरा DCE बन रहा है, ये वाला एंगल वो क्या है, इक्वल है FBE के, इज इक्वल टू एंगल FBE के। और दोनों इक्वल क्यों है कि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, तो वो भी लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सॉरी वर्टिकली अपोजिट गलती से लिखा गया यार, अल्टरनेट इंटीरियर है, वर्टिकली अपोजिट तो ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एंगल और ये एंगल तो हो गया। अब हम लोग को क्या बोला था कि E जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि BE और CE भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो इधर से हम लोग लिखेंगे जो CE है ऊपर वाला और नीचे वाला BE, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट। या फिर आप लोग इसको गिवन भी कर सकते हो, बाकी मिड पॉइंट इस तरीके से बता दोगे तो टीचर को आसानी होगी चेक करने में, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं वो आपस में इक्वल है। तो DEC एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल FEB, एंगल FEB। और दोनों इक्वल क्यों होगा, तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हमारा एंगल साइड एंगल वाले रूल से ये दोनों क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। ये तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, जो हमारा ट्रायंगल DEC है वो क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया हमारे ट्रायंगल FEB के। और कौन वाले रूल से हुआ, तो एंगल साइड और फिर एंगल वाले रूल से हो गया। तो अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि जो DC होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा मेरे FB के। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं CPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा साथ ही साथ ऑल्सो मेरा जो AB है वो क्या है, इक्वल है CD के, ठीक है। AB या फिर DC लिख दो आप लोग, यहाँ पर DC लिखे हो ना तो इसको भी आप लोग DC कर दो। AB और DC ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये अपने को पहले से ही क्वेश्चन में पता है, क्योंकि हमारा जो ABCD आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर अपन AF निकालना चाहें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, AB और FB को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग AB प्लस में FB। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, FB के बदले में DC लिख देते हैं, तो AF इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस में DC, ठीक है। अब क्या करो कि DC और AB जो है हमारा वो भी तो इक्वल है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो इक्वेशन भी दे सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ पर आप लोग लिखते बनेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग कर रहे हैं, फिर इक्वेशन 2 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि AF जो है वो इक्वल हो जाएगा AB प्लस AB के, क्योंकि DC और AB भी आपस में इक्वल थे। तो यहाँ से मेरा AF जो है वो प्रूफ होता है AB प्लस AB इक्वल टू 2AB, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं जिसका नाम L है और एक का नाम M है,
उनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है एक ट्रांसवर्सल टी से, यानी सीधा सीधा दो लाइन जा रहे थे बेचारे, एक ट्रांसवर्सल आया और उसको इंटरसेक्ट कर दिया उन दोनों लाइंस को। तो सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। तो आपको ये शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना वहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के द्वारा, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर के द्वारा, वो क्या होगा, हमारा एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया हुआ था, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए मैं इसको डिटेल में डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, लेकिन डायग्राम को मतलब कि क्वेश्चन को समझने से पहले आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। हमसे बोला गया था कि एल और एम जो है वो दो आपस में पैरेलल लाइन है, जिसको टी नाम का एक ट्रांसवर्सल आकर के कट कर रहा है। तो आप ये बताइए कि जो हमारा एंगल बन रहा है ना, इंटीरियर एंगल्स, तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर एंगल ए, इधर वाला एंगल ए इंटीरियर बन रहा है। फिर यहाँ पर कंप्लीट देखो, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इंटीरियर हो गया, इधर वाला और इधर वाला इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब हमसे ये बोला गया था कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनको अगर हम लोग बाइसेक्ट करें, देखो इधर वाले को मैंने बाइसेक्ट किया तो एक ऐसे लाइन गया, ये वाले सी को बाइसेक्ट किया तो ऐसे लाइन गया। उसी तरीके से इधर वाले एंगल को बाइसेक्ट किया बीचों बीच से तो ऐसे लाइन आया, और ये वाले एंगल को इधर से बाइसेक्ट किया तो ये ऐसे लाइन गया। तो ये जो हमारे इंटीरियर एंगल को अगर अपन बाइसेक्ट करते हैं तो उससे जो हमारा एक फिगर बन रहा है, एक जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसे ही अपने को बताना है कि ये एक रेक्टेंगल बनेगा। अब इसको अपने को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ये जो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, अब इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूफ किया जाए, तो है सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन L है और M है, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, जैसे ताकि हमारा जो काम हो, हम लोग जब एंगल्स का नाम देना तो आसानी हो, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूँ P, इधर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ Q, नीचे में एक पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर R, और इधर पॉइंट बना देता हूँ S। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं जब इस एंगल की बात करूँगा तो इसका नाम मैं PAB रख सकता हूँ, इधर वाले का QARD रख सकता हूँ। इस तरीके से अगर ये छोटे वाले का नाम रखूँ तो DAC रख सकता हूँ, यानी कुछ भी मैं, ये जो हमने पॉइंट्स के नाम दिए हैं इसे अपने को ना एंगल के नाम देने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमारा जो PA और ये जो हमारा C वाला, यहाँ तक C हमारा पॉइंट है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है और इधर से ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल PAC जो है वो इक्वल है हमारे एंगल, या ये वाला एंगल का नाम क्या दे दूं मैं, तो ACS, या फिर ACR, नहीं यार R कहाँ से आएगा, ACS हो जाएगा, ACS। इधर वाली जो कंप्लीट एंगल है, ध्यान रखना मैं ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का बात कर रहा हूँ। तो PAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACS के। दोनों आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। साफ साफ दिख रहा है, पैरेलल लाइन्स हैं, ट्रांसवर्सल कट किया तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा अपोजिट साइड में अंदर में, वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दोनों आपस में इक्वल। अब अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी PAC का अगर मैं हाफ कर देता हूं PAC, तो वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ACS के, यानी कि दोनों साइड हमने क्या किया, हाफ कर दिया। अब हाफ करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाली जो मेरी एंगल यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि आधा है ना। ये हम लोग को क्या बोला था कि हमारा जो कंप्लीट एंगल बन रहा है इंटीरियर, उसी को बाइसेक्ट करके आपने जो बनाया है फिगर, वही हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन आई है वो बाइसेक्ट की हुई है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा छोटा वाला एंगल इसको ले लेंगे। अब ये वाला एंगल का नाम क्या रखें, तो BAC रख देते हैं, ये वाला जो यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो इसके बदले में मैं हाफ, देखो ये हाफ PAC जो है, ये भी हाफ PAC कहलाएगा और ये भी हाफ PAC कहलाएगा। तो अपने को तो अंदर वाले से मतलब है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसका अंदर वाले का नाम BAC। तो इसके जगह में लिख दो आप लोग एंगल BAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो इसका नाम क्या है, तो DCA है। तो एंगल DCA, आप लोग कुछ उल्टा नाम भी दे सकते हो, जैसे ACD भी दे सकते हो, मेरे को जैसे बन रहा है मैं नाम दे रहा हूँ। तो अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, कौन से, ये वाले और ये वाले, ठीक है। अब हम लोग ध्यान ये दे रहे हैं कि ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कौन कौन से साइड के लिए, तो अगर मेरा BA और CD आपस में पैरेलल है तो मेरा यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। और अगर ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा आपस में पैरेलल लाइन है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं जब मेरा ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि बट हमारे जो एंगल BAC और DCA है ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। BAC एंड एंगल DCA आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ AB एंड CD।
तो ये दोनों अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो मेरा ए बी है वो क्या है, पैरेलल है सी डी का। ये दोनों अल्टरनेट आपको समझ में आया ना। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा करके देखो तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे गई है, ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएगा। तो ये दोनों अगर अल्टरनेट इंटीरियर हैं, इसका मतलब ए, और अगर आपस में इक्वल भी हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। हमारा जो रूल है उसका उल्टा हो जाएगा कि जब हमारे एंगल्स क्या बोलते हैं, हमारे जो साइड पैरेलल होते हैं और वहाँ पर ट्रांसवर्सल कट करता है तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर एंगल्स इक्वल है अल्टरनेट वाले तो साइड भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा। सीधी बात है। तो यहाँ से हमारा ए बी और सी डी क्या हो गया, पैरेलल प्रूफ हो गया। तो अगर दो हमारे कभी भी देखो किसी भी रेक्टेंगल में क्या रेक्टेंगल या फिर कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये और ये वाला साइड हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। साथ ही साथ अगर आप लोग इसी टाइप से इधर वाले को भी सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा और दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये जो मेरी सी बी या बी सी जो साइड है और ये जो ए डी जो साइड है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग इतना लंबा थोड़ा सॉल्व मत करो, एक बार आपने सॉल्व कर लिया, दिमाग लगा लिया, अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखो सिमिलरली। इसी तरीके से हमारे पास सिमिलरली हमारे पास जो साइड ये बी सी होगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा हमारे साइड ए डी के। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना हुआ है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। दो आमने सामने के साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख लो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम इस तरीके से शॉर्टकट में लिख दो। अभी हमारी ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है। अब किसी भी पैरेललोग्राम को हमको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब कि या तो वो हमारा स्क्वायर है या तो वो रेक्टेंगल है। तो अगर चारों साइड आपस में इक्वल रहेंगे तो स्क्वायर कहलाएगा और चारों साइड अगर इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो हम लोग अभी चारों साइड इक्वल प्रूफ नहीं करना है, अपने ने क्या किया है, आमने सामने के साइड को पैरेलल, इधर इधर के साइड को आपस में पैरेलल प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा एंगल बना है, या फिर कोई भी आप एंगल ले सकते हो, नीचे वाला भी एंगल ले सकते हो, ऊपर वाला ले सकते हो। मैं ऊपर वाला समझा दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये देखो बी ए और ये जो मेरा सी है, ये जो कंप्लीट एंगल इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों का जो हमारा सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पर आप लिखो कि एंगल जो मेरा पी ए सी है उसमें अगर मैं प्लस करूँ क्यू ए सी को, एंगल क्यू ए सी को, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर वाले एंगल हैं, लीनियर पेयर हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो इसका मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, पी ए सी का हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ पी ए सी प्लस में हाफ ऑफ क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी। तो इक्वल के इधर भी हमारा हाफ हो जाएगा, 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। तो पी ए सी का हाफ कौन सा है, तो पहले मैंने आपको बताया था पी ए सी का जो हाफ है वो बी ए सी है। तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह में बी ए सी लिखेंगे, एंगल बी ए सी। और उसी तरीके से जो क्यू ए सी है उसका हाफ क्या है, तो देखो क्यू ए सी का हाफ हमारा ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो हम लोग इसको लेंगे क्योंकि हमारा भी हमको अंदर वाले से मतलब है ना। तो इसका हम लोग हाफ लिखेंगे डी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखो एंगल डी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बी ए सी और डी ए सी ये कौन कौन से एंगल है, तो देखो बी ए सी ये वाला एंगल है और डी ए सी ये वाला एंगल है, और इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरा कंप्लीट बी ई डी वाला एंगल आएगा, जो कि इस रेक्टेंगल का एक पूरा का पूरा एंगल है, ये वाला पार्ट। इसको आप लोग एंगल ए भी नाम दे सकते हो। तो इसके बदले में मैं लिख देता हूँ एंगल, इन दोनों को प्लस करके बी ए डी कंप्लीट एंगल। तो बी ए डी हमारा अगर 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हमारा पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो गया ए बी सी डी, और उसका एक एंगल 90 डिग्री भी प्रूफ हो गया। हेंस इसका मतलब हमारा फाइनली ये प्रूफ होता है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है इस फिगर को। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आमने सामने के साइड्स को पैरेलल प्रूफ करेंगे, इधर इधर के साइड को पैरेलल प्रूफ करेंगे, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके बाद किसी भी एक एंगल को उठा करके आप लोग 90 डिग्री बना देना। तो अगर 90 डिग्री बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, तो हमारा जो फिगर होगा वो ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि के एल एम और एन जो है वो पॉइंट्स हैं साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के, यानी कि ये जो हमारा एक साइड कि एक हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें ये चारों साइड हैं, तो उनके बीच में ही हमारे पास ये जो चार है ना पॉइंट्स के एल एम और एन है। ओके, और ये जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से हैं कि ए की जो होगा वो इक्वल होगा बी एल का, बी एल जो इक्वल होगा सी एम का, और सी एम जो होगा वो इक्वल होगा डी एन का। सर अभी आपको यहाँ पर से नाम देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा, डायग्राम
में आसानी समझ में आ जाएगा किसको किसका इक्वल कहा जा रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो KLMN एक बनेगा ना क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अब इसको कैसे प्रूव करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भी डायग्राम को समझना पड़ेगा। आइए समझाता हूँ कॉपी में डिटेल से। तो देखो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जहाँ पर ABCD एक हमने स्क्वायर बना लिया है। इसमें ही KL और M और N जो है ना, AB के बीच का पॉइंट K है, BC के बीच का पॉइंट L है, CD के बीच का पॉइंट M है और DI के बीच का पॉइंट जो हमारा है वो N है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था कि आपको ये पहले तो ये बताया गया था कुछ इस तरीके से पॉइंट है कि मेरा जो AK है वो इक्वल है BL के, और वो इक्वल है CM के, और वो इक्वल है DN के। यानी ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, ये चारों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर 1-2 सेंटीमीटर का होगा तो चारों के चारों 2 सेंटीमीटर के ही होंगे। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है KLM है ना, N, और ये चारों पॉइंट्स अगर मिला करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये हमारा स्क्वायर है, यही आपको प्रूव करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा देखो डिटेल में बनेगा, थोड़ा सा लंबा सॉल्व होगा ये वाला, तो मैं इसको अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला स्टेप में आप लोग क्या करो कि ये जो बचे हुए साइड है ना, जैसे KB हो गया, ये जो मेरा CL है ये हो गया, ये जो DM है और ये जो मेरा NA या AN है, इनको आप लोग आपस में इक्वल प्रूव करो सबसे पहले। तो वो इक्वल कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है AB जो है वो इक्वल है BC के, BC जो इक्वल है वो है CD के, और CD जो इक्वल है वो है DA के। ये हमको चारों साइड आपस में इक्वल दिया हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे ये जो है ABCD एक स्क्वायर है, तो लिख दो ABCD इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, ये हमको यहाँ से पता चल गया। साथ ही साथ अपने को बोला है कि AK जो है वो इक्वल है BL का, तो ये भी लिख लेते हैं AK इज इक्वल टू BL, तो वो इक्वल है हमारे CM के, और फिर वो इक्वल है हमारे DN के। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे साइड्स है ना, लाल लाल जो मैंने डॉट किया हुआ है, ये भी आपस में इक्वल है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो गिवन। ओके, अब अपन क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ से AB में से माइनस कर दूँ AK को, तो हमारा क्या निकलेगा, BK निकलेगा, और AB में से अगर AK को माइनस करूँगा तो वो इक्वल होगा BC में से CL को माइनस करने से भी। यानी कि यहाँ से अगर मैं इतना माइनस करूँ, यहाँ से इसको इतना माइनस करूँ, तो दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल है और कंप्लीट भी आपस में इक्वल है। उसी तरीके से ये भी हमारे सब आपस में इक्वल होंगे। देखो इसको इस तरीके से लिखोगे आप लोग कि AB में से अगर मैं माइनस करूँ, देखो AB ये वाले से AK को, तो वो इक्वल आ जाएगा किसके, तो BC को अगर हम माइनस करें CBL से तो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, और फिर वो इक्वल आ जाएगा CD से माइनस करें अगर अपन ये वाला CM को। ठीक है, और फिर वो इक्वल आ जाएगा अगर अपन DA से माइनस करते हैं, DA से माइनस करते हैं DN को। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, सभी आपस में इक्वल होंगे। तो AB से AK माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा BK आएगा, तो इसके लिए हमारा BK लिख देता हूँ। उसी तरीके से BC से जो BL है उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये CL आ जाएगा, तो इसको आप लोग CL लिख लो। फिर इक्वल की साइड में ये हमारा CD से हमारा जो CM है वो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, DM आ जाएगा, तो यहाँ पर DM लिख दो, MD भी लिख सकते हो, मेरा नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो हमारा DA है उसमें से अपन DN को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा, या फिर NA जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं AN लिख देता हूँ। तो पहला स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हमने एक स्टेप काम किया है कि ये जो बचे हुए साइड थे ना उनको आपस में इक्वल प्रूव कर दिया है। अब अगले स्टेप में आप लोग क्या करो कि ये जो हमारे साइड्स हैं इनको आपस में इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करो, क्योंकि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब वो कैसे प्रूफ होगा, तो अगर अपन कोई भी दो ट्रायंगल ले ले, जैसे कि मान लो मैं ये वाला NAK ले लेता हूँ, इधर से हमारा है ना ये वाला KBL ले लेता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल अगर ले लेता हूँ, तो अगर इनको मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ये वाले साइड और ये वाले साइड, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे CP/CT से। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल NAK। ठीक है, और इधर से हमारा जो ट्रायंगल है KBL, ट्रायंगल KBL, तो इन दोनों में हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या काम आएगा, सबसे पहले तो हमारा ये काम आएगा कि जो मेरा NA है और इसका जो मेरा BK है, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। देखो BK इक्वल टू NA, तो ये ले लेता हूँ मैं, जो BK है वो इक्वल है NA के या फिर AN के, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल है, ये अपने को कैसे पता चला, तो हमने अभी क्या किया, इसको प्रूफ किया है, तो यहाँ पर आप लोग प्रूफ ही लिख सकते हो शॉर्टकट में। उसके अलावा यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि स्क्वायर के जो हमारे एंगल्स होते हैं चारों वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि जो हमारा एंगल NAK है वो इक्वल है एंगल LAK या फिर KBL के, KBL के। अगर आप इधर से नाम दे रहे हो तो इसका भी इधर से ही नाम दे दो। तो KBL के इक्वल है क्योंकि हमारा दोनों है 90 डिग्री का, तो ईच 90 डिग्री वो लिख दो। उसके अलावा हमारा AK और ये जो हमारा BL है ये शुरू से अपने को बता दिया था कि आपस में क्या है, इक्वल है, तो लिख दो AK इज इक्वल टू BL। अब इससे क्या हुआ कि हमारा साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सो ट्रायंगल NAK जो है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल KBL के। और अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो साइड है NK
वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा इस वाले के के एल के, एन के इज इक्वल टू के एल या फिर एल के जो लिखना जो लिख सकते हो। तो एन के इक्वल टू के एल, ये किससे हुआ हमारा, तो ये सी पी सी टी से हुआ, सी पी सी टी से, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले रूल से हो गया आपस में इक्वल। साथ ही एक काम आप यहाँ पर और कर सकते हो कि जो हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इधर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, इनका भी आप यूज़ करते हुए चलो, ये आगे चल करके आपको काम आएगा। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं एंगल नंबर 1, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, इसको 5 दिया, इसको 6 दे दिया, ये 7 हो गया और ये मेरा 8 हो गया। तो अगर मेरे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कि जो मेरा यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं लेते हैं, हम लोग पहले ये काम करते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की यूज़ किया तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग अगर सिमिलरली बाकी ट्रायंगल्स का भी यूज़ करें, सिमिलरली आर एल वाई, तो हमारे पास जो बाकी भी जो साइड्स है ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे अगर अपन हमारा कौन सा ट्रायंगल यूज़ करते हैं हम लोग, अगर ये वाला ट्रायंगल यूज़ करते हैं एम डी एन, ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर दें और हमारा ये वाला एन ए के, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में यूज़ करें तो भी हमारे ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम लोग को क्या करना है, चारों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ, आप समझते जाना। हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल जो हमारा है, फिर मेरे को एक सेकंड पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डिटेल में सॉल्व करके लिख लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो अगर मैं सॉल्व करते एक्सप्लेन करता ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। अब देखो हमने क्या बताया था आपको कि एन के और के एल आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 भी जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। ये भी हमारे सी पी सी टी से हैं, अगर इस वाले ट्रायंगल को उठाकर किसी ऊपर रखोगे तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे, तो एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल हो गया। उसी तरीके से अगर अपन ट्रायंगल एम डी एन का यूज़ करते हैं और एन ए का यूज़ करते हैं, जैसे देखो कौन सा है एम डी एन, तो ये देखो ये एम डी एन ये वाला ट्रायंगल हो गया और एन ए के ये वाला ट्रायंगल हो गया, एन ए के ये दोनों ट्रायंगल की यूज़ करेंगे तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इसका मेरा जो एम एन है ये वाला साइड और इसका जो एन के है ये वाला साइड, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा एंगल 7 और 8 है ये भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे सी पी सी टी से, तो ये भी मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद अगर अपन डी एन एम और सी एम एल का यूज़ करते हैं तो डी एम एन कौन सा है, तो देखो यही वाला हमारा डी एम एन। इस बार हम लोग क्योंकि इधर से नाम दे रहे हैं इसीलिए मैं इसका नाम डी एम एन दिया हूँ। और इधर से 90 डिग्री का एंगल, देखो यहाँ अगर इधर से हमने 90 डिग्री से स्टार्ट किया तो इधर से भी 90 डिग्री से नाम स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा सी एम एल हो जाएगा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का अगर आप यूज़ करोगे तो ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। एक बार अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली वर्ड यूज़ करके पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इसका फिर से वही एम एन और इसका ये वाला जो हमारा है ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया उसी चीज़ को कि एम एन जो होगा एल एम के इक्वल होगा, गलती से ये लिखा गया है एल एम का इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर लास्ट में हम लोग एम सी एल वाला जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला एम सी एल, अगर इधर से हम लोग इसका नाम देते हैं तो एम सी एल हो जाएगा। और नीचे वाला जो ट्रायंगल हमारा एल बी के बन रहा है ये वाला एल बी के, इन दोनों को अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ से मेरा ये वाला एम एल और ये वाला जो मेरा एल के है ये दोनों भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और ये जो मेरे एंगल्स बन रहे हैं एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एंगल्स को आपस में इक्वल ले आना है और जो साइड्स है मेन तो आपको यहाँ पर साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे कि फ्रॉम, अब अपने को इससे यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से 3 से 4 से और 5 से 2 3 4 एंड 5, यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि ये जो मेरे चारों के चारों साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं ये वाला एम एन जो है वो इक्वल है एन के का, फिर एन के जो है वो इक्वल है हमारे के एल का, और फिर जो के एल है वो इक्वल है हमारे पास के एल के बाद कौन सा बच रहा है, ये एल एम बच रहा है एल एम का। ठीक है, ये चारों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए। साथ ही साथ जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल नंबर 1 वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, फिर वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के, फिर वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, इसी तरीके से 5 के 6 के। ठीक है, फिर एंगल नंबर 7 के और एंगल नंबर 8 के, सभी आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर सेकंड वाले स्टेप में करनी है। पहले स्टेप में आपको जो बचे हुए साइड्स थे उनको इक्वल प्रूफ करना था। दूसरे वाले स्टेप में कॉन्ग्रुएंट का यूज़ करो, कॉन्ग्रुएंट वाला जो रूल है उसका यूज़ करो, और जो हमारे पास जो साइड्स हैं अंदर वाले इन सभी को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट यूज़ करके सारों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया। साथ ही साथ जो छोटे छोटे एंगल्स हैं ना, कोने कोने बने हुए, इसको भी आपको यहीं पर यूज़ करके बता देना है कि ये भी क्या आपस में इक्वल है। ये आपका भी स्टेप नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब थर्ड वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि हमने इक्वल तो प्रूफ कर ही दिया है साइड को, अब अपने को एंगल को 90 डिग्री बनाना है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये सब जो एंगल्स हैं इनको अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो चारों साइड इक्वल हो गए, एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो ये ऑटोमेटिक एक स्क्वायर बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप को मैं यहीं पर बताता हूँ कि आपको 90 डिग्री कैसे प्रूफ करना है। आप लोग क्या करो, किसी भी एक ट्रायंगल की यूज़ करो। जैसे मुझे सामने में ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ, ट्रायंगल NAK का। तो यहाँ पर आप लिखो
इन ट्रायंगल NAK। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारा ये दोनों जो एंगल है, ये इसके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल हम लोग उसका यूज़ करेंगे। देखो ये मैं इसका रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ, NAK, ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, इसी से हम लोग ऊपर में लाइन बढ़ाए हैं, ये वाली लाइन ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, जो अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी यहाँ से लेकर के ये 7 वाला, और यहाँ पर एक एंगल मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि 7 8 नाम दिया था मैंने ना, तो इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ मैं 9। तो ये 7 और 9 मिल करके देखो, क्योंकि ये वाला लाइन ऐसे गया हुआ है ना, तो ये हमारा 7 आ रहा है और ये वाला मेरा 9 आ रहा है, तो ये कंप्लीट मेरे जो है ना इन दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल है, यानी इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो 7 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूँ, यानी सॉरी 7 और 9 बोल रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि अगर मैं इन दोनों को अगर आपस में प्लस करता हूँ तो ये जो होगा इसके सम के बराबर होगा। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल वाला रूल है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल NAK में अगर अपन को ये वाला एंगल निकालना है जिसका नाम है DNK, ये कंप्लीट एंगल जो 7 और 9 वाला मिला करके है ना, उसका नाम पहले आप लोग DNK रखो। एंगल DNK जो है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, यानी एंगल NAK का, और ये वाला एंगल का, जो कि इसका नाम हमारा एंगल नंबर 1 है, तो एंगल नंबर 1 इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ। अब DNK जो है इसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, 7 और 9 लिख सकता हूँ, तो इस DNK की जगह पर लिख दो आप लोग एंगल 7 प्लस में एंगल नंबर 9, इक्वल की उस साइड में हो जाएगा NAK, और NAK मेरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर इस जगह पर 90 डिग्री लिख दो, प्लस में एंगल नंबर 1 कर दो। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि हमारा 1 वाला और 7 वाला क्या आपस में इक्वल है, 1 2 3 4 सभी आपस में इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 7 की जगह पर भी एंगल 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं एंगल 1 कर देता हूँ, प्लस में एंगल नंबर 9 इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस में एंगल नंबर 1। अब देखो प्लस एंगल 1 इधर भी है इधर भी है, अगर इसको मैं ट्रांसफर करूँगा इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट यहीं पर से इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा एंगल नंबर जो 9 है वो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो एक हमारा एंगल 90 डिग्री का हो गया ये वाला। तो उसी तरीके से सिमिलरली ये वाला का एंगल नंबर 10 नाम दे दो, इसका नाम दे दो 11 और इसका नाम दे दो आप लोग 12, और यहाँ पर लिख दो कि सिमिलरली एंगल नंबर 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल नंबर 11 इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऑल्सो एंगल नंबर जो 12 है वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का निकल जाएगा, सेम इसी तरीके से यूज़ करके। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है, सेकेंड स्टेप थोड़ा सा बड़ा जाएगा आपका, और ये आपका थर्ड स्टेप छोटा सा आ गया। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो था ये पूरा आपस में इक्वली प्रूफ हो गया। यहाँ पर हमारा जो 90 डिग्री है ये भी निकल गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अब शॉर्टकट में लिखो, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, बस लिखो यहाँ पर हैंस ABCD इज ए स्क्वायर, बस इतना ही आपको करना है। बहुत ही बड़ा थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसको आपको समझने में थोड़ा सा स्टेप नंबर 2 को थोड़ा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि अगर आपको एक बार में समझ में भी नहीं आए क्योंकि बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, तो अब दोबारा से वीडियो देखना, 3 बार वीडियो देखना, इस तरीके से थोड़ा सा आप वीडियो को देखना दोबारा, तो आपको ये एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे बेसिक मैं और ज़्यादा डिटेल में तो इसको शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ लाइंस आर ड्रॉ थ्रू A, B एंड C, यानी कि A से B से और C से यहाँ पर जो हमारा जो पॉइंट बन रहा है, पैरेलल जो हम लोग लाइन बना रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर पैरेलल रिस्पेक्टिवली टू दी साइड BC, C एंड AB, यानी कि देखो ये जो मेरी साइड हमारे पास BC है, ये पैरेलल किसकी है, तो ये हमारे इस वाले साइड हमारे जो क्या बोलते हैं QR के पैरेलल है। उस तरीके से जो AB है ये हमारे PR के पैरेलल है, और ये जो मेरा CA है या AC है ये मेरा क्या है QP के पैरेलल है। इस तरीके से आपस में पैरेलल लाइन बना करके अंदर में भी एक ट्रायंगल बनाया गया है। सिंपल समझो कि बड़ा सा एक ट्रायंगल है, अंदर में एक छोटा सा ट्रायंगल है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया गया है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रायंगल बन रहा है PQR, यानी ABC पहले से था, ये जब हमने लाइन से ड्रॉ किए बाहर में पैरेलल जब लाइन ड्रॉ किए तब हमारा एक और ट्रायंगल बन गया PQR वाला, ये वाला ट्रायंगल PQR। ओके, अब आपको क्या बताना है कि शो कीजिए ये जो हमारा फिगर बना हुआ है ना, इसमें जो BC है यानी ये वाली जो साइड है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है हाफ है QR की। QR कौन सा साइड, ये वाला साइड। तो QR का हाफ शो करना बहुत ही आसान है, एक छोटा सा बस आपको ट्रिक लगाना है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको क्या बोला था कि BC को प्रूव करना है कि QR का हाफ है। तो QR का हाफ कौन कौन है, एक तो QA है और एक इधर से RA है, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि जो BC है और ये जो QA है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि ये BC और QR भी तो पैरेलल है ना, तो उसका जो हाफ होगा वो भी पैरेलल होगा। तो लिखो आप लोग यहाँ पर BC इज़ पैरेलल टू QA, और साथ ही साथ जो मेरा इधर से BQ है और इधर से मेरा AC है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन ही बोला था कि जो पैरेलल लाइन से उन्हीं को ड्रॉ किया जा रहा है। तो BQ एंड करके लिखो BQ इज पैरेलल टू CA। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि अगर आमने सामने के साइड्स अगर आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है यहाँ पर, जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं ACBQ। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पर लिखो आप लोग सो
ए सी बी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ से हमारा ये वाला जो है एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब कि आमने सामने के जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमको कौन से साइड का यूज़ करना है, BC का और AQ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग, तो इसलिए जो BC होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे AQ का, या फिर QA जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर QA ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर QA लिखा था। तो एक चीज़ हमारा यहाँ पर निकल गया, BC इज इक्वल टू QA। अब उसी तरीके से आप लोग क्या करो, इधर वाले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये वाला जो डायग्राम है ना ABCR, ये वाला का यूज़ करो। अब यहाँ पर लिखो कि सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली बहुत वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार। हमारा जो BC है और AR है ये भी क्या आपस में पैरेलल हैं, तो BC इज़ पैरेलल टू AR, एंड साथ ही साथ जो AB और CR है ये भी क्या आपस में पैरेलल है। तो एंड करके लिखो AB इज़ पैरेलल टू CR। ठीक है, तो अगर ये आपस में पैरेलल आमने सामने के साइड, इसका मतलब कि मेरा ABCR भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। सो ABCR इज़ अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब BC और AR भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो BC इज इक्वल टू AR। अब हम लोग देखेंगे नाउ, अब हमको क्या पता है कि अगर अपने को QR की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से कंप्लीट अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो QR निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AQ को या फिर QA को और AR को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो QA प्लस AR करना पड़ेगा, तभी मेरा QR निकलेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन बनाई, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो यहाँ पर आपको लिखते बनेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से हमको ये समझ में आ गया है कि AR के बदले भी BC लिखा जा सकता है और QA के बदले भी BC लिखा जा सकता है। तो इन दोनों के बदले हम लोग क्या करेंगे, BC लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा QR इक्वल टू BC प्लस में BC। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से QR इक्वल टू 2BC। तो यहाँ से हमारे पास अगर अपने को, देखो ये तो प्रूफ करने के लिए बोला नहीं था, अपने को प्रूफ ये करना था कि जो BC है वो हाफ है QR के, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 QR, या फिर QR/2 लिखो या फिर 1/2 QR लिखो, दोनों का मतलब जो होता है सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा घुमा के भी दिया हुआ है तो अब डायरेक्ट हम लोग वैसे ही लिख देते हैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो BC इज इक्वल टू हाफ QR, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बस इसी को मैंने इधर फेंक दिया, इसको इधर उठा कर ले आया। तो यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ होता है। देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत मजा आएगा। और पिछले वाला क्वेश्चन अगर आगे 25 नंबर वाला तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सॉल्व वो भी हो जाएगा। इसलिए जो अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का, उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम टू सेम दिया हुआ है, उसी तरीके से डायग्राम भी है। बस इसमें लास्ट में एक चीज़ बोल दिया है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर है PQR का, यानी जो बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो डबल है छोटे वाले ट्रायंगल ABC के। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना आपने यहाँ पर सॉल्व किया है ना, BC इक्वल टू हाफ QR जो किया है वो यहाँ भी सॉल्व करो। जैसे आपने पहले प्रूफ किया, मैंने आपको जो बताया ना, जो जो चीज़ें यूज़ करके सेम टू सेम। देखो यहाँ पर मैंने भले डायग्राम बना लिया है, लेकिन इसमें डायग्राम बनाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी, चलो बना लिया तो चलेगा। तो पूरा वो जो स्टेटमेंट वगैरह पहले जो मैंने लिखा है पूरा का पूरा सेम टू सेम उतारना 26 वाला, और लास्ट में ये प्रूव कर देना कि जो मेरा BC है वो इक्वल है हाफ ऑफ QR के। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में प्रूफ किए थे लास्ट में ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ करना है। ठीक है, जब ये प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस बना क्या, हाँ अच्छे से फोकस बन गया। तो BC इक्वल टू जब हाफ QR प्रूफ हो जाएगा, ये वाला इसके हाफ के, तो वहाँ पर आप लोग लिखना कि इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो ये वाला जो साइड है जो AB है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा PR का। अगर BC जो है वो है हाफ QR के, तो AB जो है वो हाफ हो जाएगा PR के। तो यहाँ पर वो भी लिख दो आप लोग कि AB इक्वल टू हाफ ऑफ PR। और साथ ही साथ जो मेरा ये वाला साइड है इसको भी छोड़ना नहीं, इसका भी यूज़ करना है। जैसे हमने इसका और इसका यूज़ किया उस तरीके से इसको भी लिखो कि जो मेरा AC है वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा हमारे QP का। तो लिख दो AC इक्वल टू हाफ ऑफ QP। इस तरीके से आपका क्या हुआ, तीन, ये देखो ये चीज़ यहाँ पर देखो भले छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन सेम टू सेम यहाँ पर आपको छापना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये सब सिमिलरली करके उतार देना है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है ABC का, तो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो ABC का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AB में प्लस करना पड़ेगा BC को, फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा AC को। यही रूल है कि किसी का भी पेरीमीटर निकालना रहता है, इसका मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका हम लोग, और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर अपने को बड़े वाले का पेरीमीटर निकालना है तब क्या करना पड़ेगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, लिख ही लो ताकि आपका काम आगे चल करके आसान हो जाए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर। तो अगर इसका हमको निकालना है तो यहाँ पर अपने को पी क्यू करना पड़ेगा, प्लस में हमारा जो पी आर है इसको प्लस करना पड़ेगा, और फिर एक जो हमारा बच जाएगा क्यू आर, इसको प्लस करना पड़ेगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तब हमारा ये हमारा पेरीमीटर निकलेगा पी क्यू आर का। अब आप लोग क्या करो कि इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, है ना। अब आप लोग जो ये वाला हमारा ए बी सी वाला जो हमारा ट्रायंगल है ना, इसका पेरीमीटर निकालो इनका यूज़ करके। तो यहाँ पर आप लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी का पेरीमीटर निकालने के लिए अपने को ये पता था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी की जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे। तो ए बी का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ पी आर है, ठीक है। उसके बाद बी सी की जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे हाफ ऑफ क्यू आर, और उसके बाद में ए सी की जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे, सॉरी अरे यार दोनों मैंने सेम टू सेम लिख दिया, क्या कुछ गलत हो गया, रुको। तो बी सी जो था ये क्यू आर का हाफ था, और जो ए सी होगा ए सी ये वाला ये क्यू पी का हाफ होगा। सो यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, इसको पी क्यू लिख देता हूँ, क्यू पी अच्छा नहीं दिख रहा है, पी क्यू अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हाफ ऑफ पी क्यू। समझ में आया ना, ये पी क्यू कहाँ से आया है, ये देखो ए सी इधर है तो इसके पैरेलल में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है जिसका नाम हमारा पी क्यू। ये गलती से मुझे आर की तरह दिख रहा था ना, इसीलिए मैंने इसके बदले में आर लिख दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी में से 2 को यहाँ से यानी कि हाफ को जो है कॉमन ले लेंगे। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ब्रैकेट में पी आर प्लस में क्यू आर प्लस में पी क्यू, ठीक है। अब देखो पी आर क्यू आर और पी क्यू, पी आर क्यू आर और पी क्यू, इसको ऐड करने से हमारा क्या निकल रहा है, इसको ऐड करने से हमारा पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर, मैं शॉर्टकट में पेरीमीटर को पी लिख देता हूँ ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ, इसके बदले में लिख दो आप लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि इन तीनों को सम करके वही निकलने वाला है। तो उसके बदले हम लोग पेरीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। अब अपने को ये बोला था आपको ये प्रूव करना है कि जो मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है वो डबल है हमारे ट्रायंगल ए बी सी के पेरीमीटर के। यहाँ पर जो हमारा भी जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर है वो हाफ है पी क्यू आर के। लेकिन अपने को इसका उल्टा बोला था, तो कुछ नहीं करना, इसको हाफ को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर ये डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से कि 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि जो हमारा पी क्यू आर का पेरीमीटर है वो डबल है हमारे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी के। यहाँ पर नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे में 1 को नहीं लिखा जाता, वो हाइड हो जाता है, एक तरह से कर लो। तो यही बस आपको यहाँ पर प्रूफ करना था और कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको उठा करके ऐसे लिख दो और इसको इधर फेंक दो तो भी आपका वैसे ही हो जाएगा। यानी कि आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो एकदम अच्छे से सजा करके, अगर एग्जाम में टाइम है तो वहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे केक बनाने के बाद चेरी वगैरह लगाया जाता है, उसको सजाया जाता है ना, वैसे सजा भी सकते हो। टाइम नहीं है तो आप लोग इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ये भी आपका यहाँ पर प्रूफ होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो वीडियोस रहेंगे ना, उनको मैं जल्दी कोशिश करूँगा बनाने की, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं आपकी दशहरे की। तो जल्दी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।